नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। क्या दिल्ली में अब सरकार एलजी की मर्जी पर चलेगी? क्या केंद्र ने दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली? यह सवाल इसलिए क्योंकि संसद से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 पास हो गया। बिल के मुताबिक अब हर एग्जीक्यूटिव एक्शन एलजी की मंजूरी से ही लिया जा सकेगा। इसके अलावा दिल्ली में सरकार का मतलब भी उपराज्यपाल ही होगा। जाहिर तौर पर उपराज्यपाल को नई शक्तियां देने वाला बिल संसद से पास होने के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर जनता की शक्तियां छीनने का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी सरकार बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। हालांकि दिल्ली में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था की दलील पर लाए गए बिल को बीजेपी बेहद जरूरी बताई। इसीलिए दंगल में आज का मुद्दा है, क्या अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार लेकिन एलजी को होंगे सारे अधिकार? क्या वाकई दिल्ली में केजरीवाल का पार कट हो गया? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की, लेकिन क्या मर्जी चलेगी उपराज्यपाल की? 2 दिन फरवरी पुलिस से आए। संसद में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी GNCTT बिल 2021 पास कर दिया गया। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अब हर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी ही होगी। बिल दिल्ली में सरकार को भी परिभाषित करता है। इसके मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी है और देश के संविधान को बचाने के लिए बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बाकी लगभग पूरा विपक्ष है। 22 मार्च को लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा में जब ये बिल पास हुआ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए दुखदायी दिन है। हम दिल्ली के लोगों के हाथ में ताकत लौटाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। जो भी अड़चने आएंगी हम अच्छा काम करते रहेंगे, काम न रुकेगा। केजरीवाल सरकार बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन भी बना रही है। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। जनता भी देख रही है इस राजनीति को कि किस तरह से मोदी जी, जिसको देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, आज वो नेगेटिव राजनीति पे उतर आए हैं और केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल भी जवाब मिलेगा और साथ साथ में बाकी जो भी ऑप्शंस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अपने लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। संसद में अपने नंबर के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा बिल पास किया है जो बिल गैर संवैधानिक भी है, अलोकतांत्रिक भी है और देश के सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ भी है। ये बिल पास क्यों किया गया? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से आम आदमी पार्टी का पूरे देश में विस्तार हो रहा है, गुजरात में हम चुनाव जीत के आए, हम पंजाब में भी हमने इतनी बड़ी रैली की, उत्तराखंड है, यूपी है, गोवा है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि क्या चुनौती आम आदमी पार्टी ही दे पा रही है नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी जी को अगर आज किसी से डर है तो वो है अरविंद केजरीवाल, जिसका नाम है, उससे डर है। केजरीवाल सरकार को जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से काफी शक्तियां मिली थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के मसलों को छोड़कर एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। केंद्र की दलील है कि GNCTT बिल जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है। बीजेपी की दलील है कि बिल से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बेहतर तालमेल होगा और प्रशासनिक स्तर सुधरेगा। हालांकि अब तय है कि दिल्ली में केंद्र बनाम राज्य सरकार का नया मोर्चा खुल गया है। बिल अभी संसद से पास हुआ है और दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने उपराज्यपाल से मिलकर केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति को रद्द करने की मांग कर दी है। हमने माननीय उपराज्यपाल से जो दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाई है उसका विरोध किया है। इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें हर वार्ड में 3 दुकानें खोलकर दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में ले जाने की तैयारी है। इससे दिल्ली के अंदर क्राइम बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई परीक्षार्थी ये कहता है कि हम PCS की परीक्षा दें और वो कहे नहीं मैं तो IAS की कुर्सी पे बैठूंगा, अरे भाई यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री बनाया आपको, आप कहते हम तो फुल स्टेट के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली तो देश की राजधानी, देश की आजादी के बाद से यूनियन टेरिटरी। चलिए तो हमने तय किया है। दिल्ली में सरकार के अधिकारों को लेकर लड़ाई नई नहीं है। संसद में बिल जरूर पास हुआ है, लेकिन अभी राजनीतिक लड़ाई नहीं थमने वाली। संविधान नहीं रहेगा तो ये संसद नहीं रहेगी। दिल्ली से आशुतोष और कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो सांसद हैं राज्यसभा के बीजेपी से और प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय। हमारे साथ आलोक शर्मा होंगे, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ उमेश सहगल हैं, वो पूर्व मुख्य सचिव हैं दिल्ली के। और हमारे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सुधांशु त्रिवेदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अगर? तो पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। सदन के अंदर बिल्कुल आ रही है। कल संजय सिंह ने काफी जोरदार शब्दों में इस बिल का विरोध किया और जानने वाले यह कह रहे हैं कि इस बिल के बाद दिल्ली में चुनी हुई सरकार की हैसियत केवल एक निगम पार्षद जितनी रह जाएगी। क्या वाकई आप पावर कट कर देना चाहते हैं केजरीवाल सरकार का? देखिए, इस संदर्भ में गृह राज्य मंत्री जी ने इस पूरी बहस का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया था कि सरकार ने किसी प्रकार का न कोई संविधान संशोधन किया है, न किसी की शक्तियों में कोई कटौती की है। 1991 का जो दिल्ली का अधिनियम था, जो संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत था, उसमें केवल कुछ चीजों को लेकर कहीं न कहीं एक अस्पष्टता थी। अन्यथा क्या आवश्यकता थी किसी को कोर्ट में जाने की, फिर कोर्ट से जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना? इसका अर्थ है कुछ चीजों पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी, केवल उन चीजों को स्पष्टीकरण किया है। हां, एक स्पष्टीकरण जरूर बहुत साफ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपको याद होगा रोहित जी, पहले ऐसा होता था कि हर प्रकार के राष्ट्रीय विषय पर आकर आम आदमी पार्टी वाले बैठ जाते थे, जबकि आम आदमी पार्टी से बड़ी पार्टी डीएमके है, उससे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है, उससे बड़ी आरजेडी है, उससे बड़ी शिवसेना थी, एनसीपी थी, तमाम क्षेत्रीय दल थे। अब दिल्ली में होने का लाभ होता था। तो यहां पर यह एक अवधारणा, जैसे दिल्ली एक राज्य है, स्पष्ट किया दिल्ली राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जितनी आपको शक्तियां होनी चाहिए उतनी शक्तियां यथावत हैं। केवल कुछ बिंदुओं पर जहां पर कुछ भ्रम की स्थिति थी उसका स्पष्टीकरण किया गया है। तो यह प्रचार ही गलत है। और पहला यह प्रमाइस स्पष्ट कि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा है। मतलब यह कि अगर आपकी सरकार बन जाती वहां तो आप पूर्ण राज्य के लिए ले जाते इसको, जो आप वादा करते रहे कि हम पूर्ण राज्य बना देंगे, लेकिन क्योंकि आपसे हो नहीं पा रहा तो आपने कहा जो थोड़ा बहुत राज्य है उसको भी कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया जाए ताकि ये कहीं के ना रहे चुनाव जीत के भी। हाँ, देखिए रोहित जी, इस प्रकार की मैं बात अगर स्पष्ट रूप से कहना चाहूं, ठीक है, 2 विधानसभाएं वो जीते हैं, कोई इसमें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 67 और 62 सीटें आई, तो 2 लगातार लोकसभा में शून्य रहे हैं दिल्ली में, यह भी एक यथार्थ है। परंतु यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे मन का इस प्रकार का कोई मंतव्य नहीं। आपके सारे प्रबुद्ध दर्शक बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई देश बताइए जहां की राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे आप ये कहें कि उसका एक अलग वैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था होगी? नहीं होता ऐसा कहीं। बताइए दुनिया में कहीं पर भी ऐसा है? इसलिए हम कहना चाहते हैं उसी बात को ध्यान में रखकर जनता की, दिल्ली की जनता को प्रतिनिधित्व का अधिकार भी दिया था, परंतु उसके साथ साथ अब राष्ट्रीय राजधानी में है सब कुछ। और मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे भाई, याद करिए जब ये लोकपाल बिल लाए थे पहली बार वाली सरकार, जब आलोक जी के समर्थन से इनकी सरकार थी, उस लोकपाल बिल में आपको पता है क्या क्या किया था? यानी दिल्ली की सरकार ने यह कह दिया था कि उसके अंतर्गत भारत की पूरी सरकार होगी, भारत के कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति भवन ही नहीं, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सबकी जांच हम करेंगे। ऐसी अद्भुत संवैधानिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना जिनके दिमागों में थी, उनको आज यहां समस्या ही नजर आएगी। इसमें कोई दोष की बात नहीं है। और किसी को संदेह हो तो जाके वो लोकपाल विधेयक देख लें, जो पहले वाली सरकार 2013-14 की जो 49 दिन चली थी आलोक शर्मा जी की पार्टी के समर्थन से, उस विधेयक का प्रारूप जाके पढ़ लें, स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन सुधांशु जी अगर ऐसा ही था तो फिर खत्म कर देते ना दिल्ली में मुख्यमंत्री और विधानसभा, सीधे कहते कि भाई 3 MCD बनी है, उसी में लड़ ले जिसको चुनाव लड़ना है। क्योंकि किसी भी देश में, दुनिया में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार, उसकी कैबिनेट अलग से नहीं होती है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी आज ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री को केजरीवाल की लोकप्रियता से डर लग रहा है। यह कहा आज मनीष सिसोदिया ने। अच्छा, चलिए हम ये भी बता देते हैं, 1991 में विधेयक आया, उसके बाद 93 से 98 तक हमारी सरकार रही, और इस पूरे कालखंड में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 98 से 2013 तक शीला दीक्षित जी रही, जिसमें 98 से 2004 तक केंद्र में हमारी सरकार थी।
तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार और केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार नहीं रही हो। सारी चीजें व्यवस्थागत ढंग से चलती रही। ऐसा विचित्र उपद्रव और उद्दंडात्मक व्यवस्था आपने पहले कभी नहीं देखी जो केजरीवाल जी के आने के बाद होने लगी। तो इनका तो स्वभाव ही नैसर्गिक उद्दंडता करने का है, तो इसलिए वो हर चीज में समस्या क्रिएट करते हैं। पहली बात थोड़ी है, ये पहली वो पार्टी भी है जिसने 26 जनवरी को भी, हाँ बता रहा हूं उदाहरण के साथ, अपनी सेंटेंस पूरा करूं, 26 जनवरी पे जिसने धरना दिया हो तो आप समझ सकते हैं उद्दंडता के साथ साथ अपरिपक्वता भी है। रोहित जी एक वाक्य और पूरा कर दूं, ये कहते थे ना कि हम तो मकान नहीं लेंगे, हम तो 4 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, फिर घूम फिर के आगे मकान भी ले लिया। याद है वो पहली वाली वैगनआर, हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, ले लिया। हम हवाई जहाज में नहीं चलेंगे, चलने लगे। हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, उनके ऊपर कई फिजिकल अटैक हुए जिसमें ज्यादातर उन्हीं की पार्टी के लोग, सिक्योरिटी भी ले ली। अब बताइए यहां तक कि यह विषय उठाया गया था कि सिक्योरिटी में कटौती की जा रही है, 4 आदमी कम कर दिए गए। वो केजरीवाल जी 2013 में कह रहे थे। इसमें 2 ही बातें हुई कि वो अपरिपक्व थे, उनको राजनीति की समझ नहीं थी। जो जो राजनीति में आते चले गए तो क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या अपरिहार्यताएं, ये भी समझ में आने लगी। अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, कसम खाया था कि मैं किसी की समर्थन नहीं लूंगा, कांग्रेस का और लिखित में समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, उनकी एक 7-8 साल की बैकग्राउंड देखिए तो सब कुछ वही नजर आता। आम आदमी पार्टी से हमने निवेदन किया था अपने प्रवक्ता को भेजें, लेकिन उन्होंने अपना प्रवक्ता यहां भेजा नहीं। शायद इसीलिए आपका पूरा निशाना घूम फिर के बार बार आलोक शर्मा पर आ जाता है। मैं उनके पास ही चलता हूं एक बार। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है? वही जो केंद्र सरकार का है या फिर वो जो आम आदमी पार्टी का? देखिए, हम ना केंद्र सरकार के साथ है ना आम आदमी पार्टी के साथ हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ हैं। दिल्ली की जनता के लिए जो पहला प्रारूप था वो बेहतर था, और आज केंद्र सरकार ने पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। आप देखिए किस तरह से जो 1991 का एक्ट है रोहित जी, उसमें पावर्स टू दिल्ली गवर्नमेंट पूरा डिस्क्राइब है। उसका सेक्शन 44 जो है उसमें बदलाव किया है इन्होंने, उसका स्पष्टीकरण कहिए, उसको बदलाव कहिए, उसको पूरी तरह से इन्होंने राय की तरफ, एलजी की राय की तरफ कन्वर्ट कर दिया है और राय को बाध्यकारी कर दिया है कि वो दिल्ली की सरकार मानेगी। पहला बदलाव। दूसरी चीज, उसके अंदर जो मंजूरी का समय सीमा जो है उसको तय नहीं किया है। तो एलजी जिस भी बिल, आवाज कट गई आलोक जी, आपकी तस्वीर भी चली गई है। वापस आते हैं आपके पास। रवि श्रीवास्तव जी बोलिए, क्या कहना आपका इस पर? फिर उमेश सहगल साहब के पास आ रहा हूं। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी की जो है ये 2 इलेक्शन सरासर सीधे हार गए हैं और इनको सही जगह नहीं मिल रही है दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में जिस तरह के काम हो रहे हैं उनको देख करके इनको समझ में आ रहा है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। चाहे मैं कहता हूं, मैं मामूली चीजें लेता हूं कि कौन सा राज्य देश में ऐसा है जो बता दे कि हमने फ्लाईओवर समय से पहले बना दिया और फ्लाईओवर बनाने में पैसे भी 500 करोड़ रुपए बचा दिए। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने प्राइवेट स्कूलों की फीस उठा के रिफंड करवा दी हो पेरेंट्स को? इस तरह के, और पानी, बिजली और जो स्कूल है प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं। ऐसे काम कर करके इनके नाक में दम हो गया है। ये आपने आके देखा या विज्ञापन देख के बता रहे हैं? जवाब किस तरह से दे? नहीं, मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा विज्ञापन देख के ऐसा मानते हैं या आके देखा है आपने? नहीं, देखिए मैं दिल्ली बहुत जाता हूं और मैंने अच्छी तरह से देखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि स्कूलों की हालत नहीं सुधरी है, शिक्षा व्यवस्था दिल्ली की आज, अरे भाई मैंने तो केवल इतना पूछा, इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने तो केवल इतना पूछा, क्योंकि आप बंबई में रहते हैं, मैंने केवल इतना पूछा, आपने आके देखा है या विज्ञापनों से तय मान लिया इसको? क्योंकि ये विज्ञापनों में खूब आता है, यहाँ बंबई तक भी आता ही है। मैं पार्टी का फाउंडर हूँ। 8 साल और 4 महीने पहले हमने 320 लोगों ने ये पार्टी खड़ी की थी और आइडियोलॉजिकली मैं आज भी आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। अच्छा, वैसे निकाल दिए गए बाकी बहुत सारे फाउंडर्स की तरह? मैं निकाल नहीं दिया गया हूं, ये भी आप सुनिश्चित कर ले, मुझे कहीं निकाला नहीं गया है। मैं अपनी इच्छा से जिसका चाहता हूं समर्थन करता हूं। मुझे आम आदमी पार्टी के कुछ एक चीजों पर नहीं, उनके संग मेरी सहमति है, मैं अपनी बात करता हूं। मेरा ये कहना है कि जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2018 की जुलाई में अधिकार क्षेत्र जिसके अंदर पुलिस, लैंड और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके बाकी सब चीजों की अथॉरिटी राज्य के मुख्यमंत्री को दे दी थी, तो उसके बाद इस तरह का संशोधन करना एक तरीके से अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में दिल्ली का राज्य दे देना शर्मनाक है। और ये
संविधान की हत्या है और ये देश के प्रजातंत्र की हत्या है, मैं तो ये कहूंगा। और इसके लिए आम आदमी पार्टी को जहां तक हो सके सड़क से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक ये लड़ाई लड़नी चाहिए। उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं वो, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री काम करेगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा, जो अनइलेक्टेड बिना चुना हुआ बिना जिम्मेदारी का आदमी है। ठीक है, ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। आलोक जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सहगल साहब से पूछते हैं इसका मतलब क्या वही है जैसा रवि जी बता रहे। बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है रोहित जी, पूरी तरह से आज केंद्र सरकार ने जिस तरह से सेक्शन 44 जो 1991 का एक्ट है उसमें बदलाव किया है, और उसमें बदलाव का क्या किया है कि जो भी सरकार काम करेगी दिल्ली की, उसके लिए आपको एलजी से राय लेनी होगी, और एलजी की राय शब्द है वहां पर, और राय बाध्यकारी है। मुझे लगता है कि एलजी को हर तरह से सुपीरियर कर दिया, जबकि जुलाई 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें स्पष्ट तौर पर था कि एलजी से राय नहीं ली जाएगी, केवल सूचित किया जाएगा। और आप ये देखिए कि आप आज एक सरकार कोई बिल पास करती है या कोई भी रूल लेकर आती है, एलजी महोदय अगर उस पर राय देने में, मंजूरी देने में देर लगाते हैं तो उसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। जब तक राय नहीं आएगी या मंजूरी नहीं आएगी या पॉजिटिव राय नहीं आएगी, तब तक दिल्ली के जो लोग हैं वो उस कानून के तहत नहीं आ पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस व्यक्ति को 62 और 63 और 67 सीटें मिली हो, उस सीएम ने अगर केंद्र सरकार के सामने राजनीतिक तौर पर घुटने टेक दिए हो, तभी ऐसा होता है। इससे और विवाद क्या पैदा होगा? मान लीजिए एलजी ने उनके ऊपर राय पॉजिटिव भी दे दी और केंद्र सरकार दूसरी है और वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि वो कानून लागू हो। अधिकारी क्योंकि मैक्सिमम एलजी के अंडर हैं, केंद्र सरकार के जितने आईएएस आईपीएस और डायरेक्ट ऑफिसर हैं वो सब एलजी के अंडर आते हैं, तो वहां पर उनके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आएगी और तमाम तरह के विवाद बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ही की बात से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर ऐसा ही होता है या होना होता, आपने तो खुद सरकारें चलाई हैं केंद्र में भी दिल्ली में भी, तो फिर ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पूरा क्लासिफिकेशन, ये सब करने की जरूरत क्या थी? जब मर्जी अधिकारियों के तरीके से मोड़ो और अपने हिसाब से काम करा लो। अगर आपके हिसाब से जाओ, मुझे रोहित जी अभी जो सेक्शन 44 में चेंज किया है 1991 के एक्ट में, वो यही हो रहा है जो आप कहेंगे, जो कह रहे हैं आप, कि अधिकारी जो चाहेंगे एलजी के माध्यम से करेंगे और विवाद बढ़ेगा तमाम चीजों पे, तमाम इश्यूज पे, क्योंकि एलजी की मंजूरी जो है उसकी कोई समय सीमा नहीं है और राय जो है वो दिल्ली की सरकार पर बाध्यकारी। चलिए, अधिकारियों की राय भी आनी चाहिए। सरकार ने पता लगे केजरीवाल सरकार ने जो केंद्र सरकार के सामने सरेंडर किया हुआ है, उनके इशारे पर पूरा भाषण आपका केजरीवाल के समर्थन में था। अंत में आपने कह दिया कि केजरीवाल ने टेक दिए हैं क्योंकि आपको लगा कि कहीं वोट का नुकसान ना हो जाए, लोग ये ना सोचने लगे कि कांग्रेस और केजरीवाल एक साथ हैं। संसद में आपने खुल के विरोध किया है ना, वहां तो नहीं बोला आपने कि केजरीवाल ने घुटने टेक रखे हैं। संसद में तो नहीं कहा आपने। जो बदलाव हुआ है सेक्शन 44 में, उसका बिल्कुल हर तरह से विरोध करते हैं। हम दिल्ली की जनता के साथ। आपने भी कहा लोकतंत्र की हत्या, रवि जी ने भी कहा लोकतंत्र की हत्या, फिर आप कह रहे हैं मिले हुए ये और सुधांशु हैं, जबकि सुधांशु कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। केजरीवाल जी उन राज्यों में जाकर चुनाव लड़ते हैं जहां पर बीजेपी उनको समझाती है कि जाकर। तो आपका दर्द ये है कि भाई जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वहां वो आपके घुटने टेक के बैठ जाए पहले से। मेरा कोई दर्द नहीं है, मेरा ये कहना है केवल दिल्ली जिसने आपको पूर्ण बहुमत दिया, सर पर बैठाया, आपने दिल्ली की जनता को सवाल पूछे मैं आपके साथ हूं, आप बीजेपी पूछा ना सुधांशु जी से यही सवाल पहले कि भाई अगर ये सब था तो फिर मुख्यमंत्री बनाने और विधायक चुनने की और विधानसभा चलाने की जरूरत क्या है? उमेश सहगल साहब, अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री की हैसियत केवल एक मेयर की रह जाएगी, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं अब इस बिल के पास होने के बाद? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेयर की रह जाएगी। मेयर की तो अपनी पावर्स हैं, मेयर्स की तो देखा जाए बिल्कुल भी पावर नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर है ही नहीं। मेयर तो सिर्फ एक डिलिबरेटिव बॉडी के हेड है। तो मेरे ख्याल वो कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत रहेगा। मगर ये कंपैरिजन भी गलत है कि दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार, ये सबकी एक ही चीफ मिनिस्टर की एक ही शक्तियां होनी चाहिए। ऐसी हो नहीं सकती, क्योंकि जो इस एक्ट को भूल जाइए, आप एक्ट को दरकिनार कर दीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1991 में, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि जो एलजी हैं उनके पास ना सिर्फ रिजर्व सब्जेक्ट्स की पावर होगी फुल, तो इनके पास जाएगा भी नहीं, उनके पास ये भी पावर होगी कि किसी भी और दो सब्जेक्ट पे कोई भी डिसीजन को वो रोक सकते हैं।
और प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा, खुद डिसीजन ओवररूल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि एलजी चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठा है ये गलत है। प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठे हैं ये ठीक है। प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठे हैं, ये पोजीशन आज के एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सेम है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली डिसाइड किया, ये कहते हैं समय सीमा तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा ले डाउन की हुई है। समय उन्होंने कहा कि अननेसेसरी फाइलों पे नहीं बैठेंगे, ये जो डिसीजन है वो लेंगे। अब 1991 में क्या था, एक एक्ट पास हुआ था, उसके साथ इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए थे और कुछ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस दी थी जो कि लॉ के मुताबिक थी। उन इंस्ट्रक्शंस में ये बड़ा क्लियर किया गया था कि जब भी कोई मामला कैबिनेट में जाएगा या जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन ली जाएगी, आप हमको पहले इन्फॉर्म एलजी को करेंगे और अगर वो कोई राय देना चाहें तो उस राय को कंसिडर करके आप कैबिनेट के सामने पेश करेंगे। इसमें क्लियर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो एक नोटिफिकेशन थी, उसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब एक्ट है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो एक नोटिफिकेशन उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। मेरा अपना ख्याल है कि मैं इनका कोई आजकल पॉलिसी मेकर नहीं हूं, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट ने उस पॉइंट को अब क्लैरिफाई किया एक्ट को अमेंड करके। अब एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है कि आप एलजी की ओपिनियन लेंगे, एलजी की ओपिनियन को कंसिडर करेंगे, फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एलजी की ओपिनियन को रिजेक्ट करते हैं तो आपको रेडी रहना चाहिए कि एलजी भी आपके डिसीजन को रिजेक्ट करके प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए कोई समय सीमा नहीं है, एलजी के लिए निर्धारित की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा। ठीक है, फाइलों में नहीं बैठे उन्होंने ये लिखे कि आलोक जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। आलोक जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर। आलोक जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मुझे उमेश सहगल साहब बहुत वरिष्ठ आईएएस रहे, मैं मानता हूं, उनकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन सहगल साहब जो आज का जो अमेंडमेंट है उसमें समय सीमा तय नहीं है। उस पे एलजी भी कुंडली मारकर फाइल पर बैठ जाएंगे, ऐसा पूरी तरह से स्पष्ट है। और राय शब्द का इस्तेमाल करके राय को ही बाध्यकारी बना दिया गया है, बहुत घुमा के शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। जो जुलाई 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि लैंड, लॉ एंड पुलिस के अलावा बाकी सब राज्य सरकार फैसले लेगी, उसको पूरी तरह से एक तरह से दरकिनार किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल धरना देने गए थे, आलोक जी आप लोग भी साथ में धरना देंगे कि नहीं उनके, अगर आप इसके खिलाफ हैं? तो देखिए, हम रोहित जी पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। केजरीवाल जी के साथ बैठकर धरना देने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि केजरीवाल पूरी तरह से बीजेपी के साथ हम अलग से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमेश जी भी कुछ कह रहे हैं? निर्धारित है। ओके ओके ओके, उमेश जी। सुधांशु जी आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए। सुधांशु जी बोलिए अपनी बात, फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद रवि जी के पास जाएंगे। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि अभी सहगल जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया, 1991 के आपके एक्ट में लिखा था आलोक जी कि एलजी से प्रायर कंसल्टेशन करेंगे और उनके व्यू को उसमें रखेंगे। यह हो रहा था क्या? संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा था क्या? और अगर कोई समस्या थी तो मैंने कहा ना, हमारी सरकार आपके अंडर में रही, आपकी सरकार हमारे अंडर में रही, ये विषय क्यों नहीं उठे? और आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि समय सीमा निर्धारित नहीं है। मान्यवर, इस बारे में दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, राष्ट्रपति के पास भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, और एक एक्ट ऐसा है जो राष्ट्रपति ने रख लिया था, फिर कभी पारित ही नहीं हुआ। ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट। और वो एक्ट क्या था आलोक जी, याद है? राजीव गांधी सरकार ये चाहती थी कि उसे अधिकार दे दिया जाए कि हर व्यक्ति की चिट्ठी पत्री खोलकर पढ़ सके। मगर जैल सिंह जी का अभिवादन करना चाहिए कि उन्होंने रख लिया, वो एक्ट कभी पारित ही नहीं हुआ। इसलिए आप समझिए, और आप लोग आके आज कहते हैं निजता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक गरिमा, इसलिए बाई चांस याद आ गया जब आपने कहा कि वो एक्ट की बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वैसी यहां पर स्पष्ट रूप से जहां थोड़ा भ्रम की स्थिति थी वहां पर सरकार ने क्लैरिफिकेशन किया। और एक और बात बता दूं, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट का एक्ट तो दिल्ली विधानसभा ने पारित किया, उसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये तो विधानसभा का पारित किया हुआ है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट के कोई यूनिवर्सिटी बनाने के संदर्भ में, जाके चेक कर लीजिए। एक ब्रेक लेके आते हैं ना आलोक जी, ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या दिल्ली में केजरीवाल का पार कट है ये नया बिल जो संसद से पास हुआ? सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव हैं उमेश सहगल। आम आदमी पार्टी को भी हमने न्योता दिया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रवक्ता कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। रवि जी, सुधांशु जी ने 2-3 बार कहा भ्रम दूर करने के लिए यह जरूरी था, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की सरकार का यह भ्रम दूर किया गया है कि वो
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार है, पूर्ण राज्य की सरकार नहीं है जो बाकियों की तरह बर्ताव करना शुरू करते हैं। जिस पूर्ण राज्य की बात ये आज कर रहे हैं, उस पूर्ण राज्य के लिए ये खुद ही कितने आंदोलन करते आए थे पहले, वो इन्हें याद होगा। मेरा ये कहना है कि इन्हें भ्रम नहीं दूर करना है, इन्हें ये करना है कि ये अपने एक एजेंट के द्वारा किस तरह से दिल्ली सरकार के फैसलों को उल्टा कर सकते हैं या रोक सकते हैं, या जनहित में होने वाले कामों में किस तरह अपनी टांग अड़ा सकते हैं, सिर्फ इतना इनका उद्देश्य है। और वो जो काम दिल्ली में पूरी ताकत से करते आ रहे हैं, चाहे वो घरों में पानी की पाइपें पहुंचाना हो, चाहे वो गलियां बनाना हो, चाहे नालियां बनाना हो, चाहे गंगा यमुना का पानी बचाना हो, साफ करना हो, लेक बनानी हो, जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो अस्पताल स्कूल बनते हुए दिख रहे हैं, और दिल्ली की जनता को रवि जी, बीजेपी इनमें से किसी काम को लेके एलजी के पास नहीं गई। ये कानून पास होने के बाद जो पहली चीज लेके आज बीजेपी के नेता गए एलजी के पास, वो ये था कि शराब पीने की उम्र 25 से घटा के 21 मत करवाइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये इस तरह के ही काम लेकर के, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। जिस गुजरात में इनके मतलब शराब 25 से 21 हो, ये प्रोडक्टिव नहीं है। आप कह रहे हैं कि 21 साल का आदमी बच्चा भी पिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर रोहित जी, देश आगे ये पिए तो प्रोडक्टिव वर्क है। 21 साल का बच्चा शराब पीना शुरू कर दे, प्रोडक्टिव। देश आगे बढ़ चुका है। आज आगे बढ़ चुका है तो क्या मिड डे मील में शराब दिलवा देंगे? 21 साल के बच्चे को आप वोट का अधिकार देते हैं, तो आप उसको दूसरे अधिकारों से कैसे वंचित कर सकते हैं भाई? ओके, आप खुद सोचिए इस बात को। व्यस्तता की जो तो इसलिए दिल्ली सरकार गई कि 21 साल का बच्चा वोट कर सकता है तो उसको शराब भी पीने दीजिए। उसका मतलब उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। अगर गलत चीज है तो वो नहीं करेगा उसको। ये तो इस बात के ऊपर लड़ाई करने का, इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का नहीं, क्या मतलब सवाल ये है, आपने जब गिनाया कि इन चीजों को लेके टांग अड़ाएंगे, तो मैंने आपको याद दिलाया कि जो पहली चीज लेके गए हैं वो एलजी के दरवाजे, वो ये है। और उस पर भी आपका तर्क है कि भाई 21 साल के आदमी को छूट होनी चाहिए शराब पीने की। तो मुझे आपत्ति नहीं है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। सुधांशु जी को है आपत्ति, पूछ लेते क्यों है। सुधांशु जी बताइए, फिर आलोक जी के पास आ रहा हूं, उनसे भी पूछूंगा सवाल। बोले सुधांशु जी। देखिए, सिर्फ एक लाइन कहता हूं। बहुत दुख की बात है कि रवि जी के मुंह से शब्द निकला कि देश आगे बढ़ चुका है। अरे ये कौन सी मानसिकता में हम पहुंच गए हैं कि शराब पीना आगे बढ़ने की निशानी हो गया? ये वेस्ट की मानसिकता से बाहर आइए भाई, कि शराब पीना जो है मतलब ये हमारे लिए। और इसीलिए जितने भी बलात्कार के आरोपी पाए गए हैं उसमें से 90% शराब के नशे में धुंध पाए गए हैं। हत्या करने वाले 90% लोग शराब पी के हत्या करते हैं। अपराध करने वाले 90% लोग अंधाधुंध शराब पीने, नशा करने के बाद हत्याएं करते हैं। दुख की बात है कि आप कह रहे हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो दिल में टीस है आम आदमी पार्टी के, वो क्या है? अरे सुनिए भाई, रवि जी आप बोले, वो बीच में नहीं बोले। उमर खालिद और कन्हैया कुमार की प्रोसिक्यूशन को रोकने की पावर थी तो महीनों नहीं सालों तक रोके रखा दिल्ली सरकार ने। बस वो ताकत चली है। यही अपराधियों और शराबियों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं आप। अब आपका चरित्र बिल्कुल सामने आ गया। 5 वर्ष से जिसे आप टुकड़े गैंग कहते आ रहे हैं, आज तक आप उसका कोई भी किसी भी सदस्य को आप अदालत तक पहुंचा नहीं पाए। श्रीमान, आपकी कानून व्यवस्था का क्या हाल है? रवि जी जरा ये बता दीजिए, उनको कितने साल लगाए थे दिल्ली सरकार ने अनुमति देने में मुकदमा चलाने? जरा बोलिए, आपके बताइए ना, मंत्री कितने साल रोक के रखा था दिल्ली सरकार ने? आपके मंत्री गोली मारो सालों को कर रहे थे, वो आपके मंत्री थे। आपने शाहीन बाग के अंदर क्या किया, वो आपके नाक के नीचे हो रहा था। अच्छा ये बताइए, के अंदर ये पिछले वर्ष के दिल्ली के दंगों में किसकी छत के ऊपर से हथियारों का जखीरा मिला था? पेट्रोल बम की बोतलें और गुलेल हथियारों का किस पार्टी का था? हथियारों का जखीरा आप पे रखवाया था वहां पे पकड़ने के लिए। दीवान जी, रवि जी, करिए। रवि जी आप तो कोर्ट ही बन गए। रवि जी आप तो अदालत ही बन गए। आप सारी क्लीन चिटें यहाँ लेके बैठे हुए हैं। जिसको मन चाहेगा बांट देंगे, शराब सारा देख रहे बांट देंगे, क्लीन चिट शराब पीना विकास से लेके हमने रखवाया ताहिर हुसैन के घर पे। क्या गजब। ठीक है सर। और वो गुलेल भी जो थी वो बना के रखी गई थी रवि जी, ताहिर हुसैन। और वो वीडियो पता है आपको, वीडियो भी सबूत है भाई। रवि जी हो सकता है, रवि जी हो सकता है जैसी बातें आप कर रहे हैं। रवि जी मामला अदालत में है।
मामला अदालत में है, इसलिए आप क्लीन चिट ना बांटिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको एक बात और कह रहा हूं, हो सकता है ऐसी ही बातों की वजह से ऐसा कानून लाना पड़ा कि भाई ये जो सब कर रहे हैं उसमें तो इनके अधिकार और कम करने की जरूरत है। आलोक जी, ये किसी को अपराधी भी नहीं कह सकते। नहीं सर, की वजह से सर मैं कह रहा हूं आप रोज खाना लेके जाइए ताहिर हुसैन के लिए, आप गले में हाथ डालिए उनके, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आपके लिए पूजनीय है आप पूजा कीजिए, लेकिन मैं आलोक जी को चर्चा में ला रहा हूं। एक सेकंड आलोक जी, एक तो ब्रेक के पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लस जो बात सुधांशु जी लेकर आए हैं कि दंगे के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने देने में केजरीवाल सरकार ने टांग अड़ाई। इसके अलावा कई ऐसे मामले हुए जिसमें केंद्र का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर उसमें देरी करवाई। ये चीजें ना हो, अब वो अधिकार सरकार के हाथ से चला गया है और यही चुभन आम आदमी पार्टी को हो रही है। क्या आपको लगता है आलोक शर्मा? देखिए, मुझे लगता है दिल्ली में कोई भी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, पहले बीजेपी की रही, हमारी रही, आज आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली की जनता ने चुना है। जहां तक विषय लॉ एंड ऑर्डर का है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे भी सेंटर के पास है। पुलिस को दिल्ली सरकार से परमिशन नहीं लेनी, अगर किसी के खिलाफ वहां पर उनको चार्जशीट फाइल करनी है हाई कोर्ट में, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दिल्ली पुलिस को। ये मिसलीड करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी के साथ साथ बीजेपी भी मिली हुई है। बीजेपी पूरी तरह से चुनी हुई सरकार के हाथ काट देना चाहती है कि जो भी फैसला लेना हो हम ले लेंगे, एलजी महोदय के माध्यम से, जो एक मनोनीत व्यक्ति है उसके माध्यम से ले लेंगे। अभी सुधांशु भाई ने पूरी तरह से सहगल साहब की बात को भी क्लियर कर दिया। सहगल साहब ने कहा कि राय की बात नहीं है, सुधांशु भाई ने कहा नहीं, राय है और राय के बाद ही सारा काम हो जाएगा और राय बाध्यकारी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता को एक कमजोर मुख्यमंत्री, आप राज्यसभा में वॉकआउट कर गए कल, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार। आलोक जी, रवि जी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। रवि जी, मैं सवाल पूछ दे रहा हूं आपका, क्योंकि आप दोनों स्काइप से कनेक्टेड हैं तो ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। आलोक जी, उनका सवाल है कि आप अगर इतने थे इसके खिलाफ तो राज्यसभा से वॉकआउट क्यों कर गया? देखिए, मुझे लगता है राज्यसभा में तो किसान वाला बिल भी था। केंद्र सरकार की जो नीयत है, पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया, उसका कारण है अब वो वॉइस वोट से पास करा देते, वो ध्वनि मत से पास करा देते, फिर क्या निकल जाता। लेकिन आलोक जी, दो चीजें, ये भी एक तरीका है, दो चीजें, और हमने बिल्कुल ये विरोध करने का तरीका है। नहीं, ये सवाल हमेशा उठता है वॉकआउट के टाइम पर कि विरोध करने के लिए वॉकआउट किए या चुपचाप से विरोध करते हुए ना दिखें, समर्थन भी ना करते हुए दिखें, लेकिन साथ भी हो जाए इसलिए वॉकआउट कर गए। इस पर बाद में कभी लंबी चर्चा होगी। लेकिन आलोक जी, दो मेरे फटाफट से सवाल हैं। उसके पहले उमेश सहगल साहब से मैं एक सवाल ले लूं, उसके बाद वापस आपके पास आता हूं। उमेश सहगल साहब, क्या यह कहना जायज है कि दिल्ली सरकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया इस बिल से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खत्म किया। जितना भी खत्म करना था उतना सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि यहाँ स्टेटहुड नहीं हो सकती। इसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यहाँ स्टेट नहीं बनाया जा सकता दिल्ली को। जब ये चीज उन्होंने मान ली तो अब रह गया कि कौन सी शक्तियां इनको दी जाए। तो ये हुआ कि आप इनको लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह छोड़ के बाकी सारी दे दी जाए। उसमें भी एक प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जो सेंट्रल लॉज पास हो चुके हैं उनको क्या असेंबली ओवररूल कर सकती है? इस एक्ट ने कहा नहीं। अगर दोनों एक्ट एट वेरिएंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट का एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगा। ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ठीक है गलत है वो तो मैटर ऑफ ओपिनियन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। अब आपकी इशू लिमिटेड रह गया कि एलजी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये जो राष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो क्या अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट चाहे उसको ओवररूल कर दे। यहाँ पे ओवररूल करने की पावर इनके पास नहीं है। अगर उसको ओपिनियन एलजी की आप नहीं मानेंगे और एलजी इंसिस्ट करेंगे तो उनको प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहेगा। तो एलजी सुपर गवर्नमेंट नहीं बन जाते, प्रेसिडेंट जरूर सुपर गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक, सेंट्रल कैबिनेट जरूर सुपर, वो भी इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है। दिल्ली में याद रखिए कि 550 या 750 एमपी हैं, उनमें से सिर्फ 10 एमपी दिल्ली के हैं, बाकी सब दिल्ली के बाहर के हैं। सुप्रीम कोर्ट जज जो हैं उसमें 3 जज दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, बाकी सारे जज दिल्ली से बाहर के हैं। तो दिल्ली के बाहर की पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं।
तो सिर्फ दिल्ली के लोग फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करेगा या सुप्रीम कोर्ट कैसे फंक्शन करेगी, ये करेक्ट नहीं माना जा सकता। और इसी को देखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी ताकि आपको कुछ शक्तियां भी मिलें और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत ओवरऑल कंट्रोल भी रहे। अब मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप एक सेल्स टैक्स सेटली लगा देते हैं, एक टैक्स एम्बेसियों के ऊपर, कहते हैं जिन पे इनमें टैक्स लगेगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने फॉरेन एजेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं कि ऐसी चीज आप नहीं करेंगे, तो क्या उसको कैसे रोका जाएगा उस डिसीजन को? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगा जब वो डिसीजन हो चुकी तो उसको कैसे रोकेंगे? ठीक है, एलजी की ड्यूटी है कि आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए प्रेसिडेंट को अगर इस टाइप की कोई डिसीजन होती है ताकि हम उसको टाइम पे रोक सकें। ठीक है, सुधांशु जी से लास्ट कमेंट लें, उसके पहले आलोक जी, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह बराबर है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बराबर है? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी बराबर है? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बराबर नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो 1991 का एक्ट है उसमें पावर्स पूरी तरह से उसमें कहा गया है, उसको पूरा डिफाइन किया गया है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस के अलावा बाकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। आपका उत्तर ये पूरा हो गया। जहां तक सहगल साहब अभी आवाज कट गई आलोक जी फिर से और तस्वीर भी चली गई आपकी, आ गई। एनडीएमसी का जो एरिया है वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, लैंड को वो कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं है। तो सहगल साहब यहाँ भ्रमित ना करें आप जनता को। एनडीएमसी का एरिया तो केंद्र सरकार के पास है। संसद से भाग जाएं, वॉकआउट कर जाएं, दूसरा बोले तो भ्रमित करें। ले सकता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये भी सही। सुधांशु जी आखिरी कमेंट जल्दी से, पर्दे के पीछे से निपटाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार को। नहीं, एक लाइन में बता। देखिए, जैसे संसद में संसदीय समितियां होती हैं, वो किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकती हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकती हैं, पर उनके दैनंदिन कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। दिल्ली प्रदेश में कमेटी बना के वो सीधे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को बीच में बुला रही है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बुला रही है। फेसबुक वाला केस आपके सामने है। इसलिए सिर्फ एक वाक्य में कहूंगा, अरे भाई, जिन्होंने कहा था सारी संसद चोर है और सत्ता से मेरा कोई मोह नहीं है, आज छटपटाहट देखते बन रही है। इसीलिए हर असंवैधानिकता को नैतिकता का लबादा उड़ने वाले लोग आज अपने पूरे विद्रूप चेहरे के साथ सामने। वो कहां चला गया? पूर्ण राज्य का दर्जा 5 मैनिफेस्टो में रखा, आप तो सिर्फ बता दीजिए अभी सरकार की पात्र भी दी और लेफ्ट राइट आप दोनों में मार रहे हैं, क्या कौन सा तरीका है? अरे भाई, आप तो ये बता दीजिए ना। अच्छा, ये बताइए, आज इस मुद्दे पे हम और आप आमने सामने हैं, आप क्या हैं? आप किधर है, हमारी तरफ या उनकी तरफ? या आप मतलब इसको शब्दशः मत लीजिएगा, जिसे बच्चे खेल में कहते हैं बीच के कौवे। राज्य का दर्जा देने की बात चलिए, समय खत्म हो गया। एलजी से राय लीजिए और राय ठीक, चलिए समय समाप्त हो गया। सुधांशु जी माफी चाहते हुए सुधांशु जी, समय समाप्त हो गया, इजाजत दे नहीं रहा, सबने अपनी अपनी बात रखी है। तो सवाल हमने आज आपसे पूछा था, क्या दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले एलजी को पावरफुल बनाना सही है? आपके जो जवाब हमें मिले, 52% लोगों को लगता है हाँ, जबकि 48% लोगों को लगता है कि नहीं, ये सही नहीं। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।